ये संयोग नहीं हो सकता कि हम दो वर्दीधारियों पर तीसरी बार एक साथ नियुक्ति हुई है। मेरी और ओपी सिंह साहब की प्रथम नियुक्ति और प्रथम भेंट सन 2001 में बस्ती में हुई। उसके बाद सन 2005 में सीतापुर में हुई और फिर 2017 में कानपुर में हुई। ऐसा लगता है कि जैसा अंग्रेजी में कहते हैं कि द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, स्कीम ऑफ ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो ये बड़ी संरचना है उसमें बार बार ये प्रयास होता है कि ये दो वर्दीधारी संगठन एक साथ मिलकर कार्य करें। उत्तर प्रदेश में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर का वन विभाग का एरिया है और ये पूरे प्रदेश का लगभग 8% है। हालांकि ये नेशनल एवरेज से, जो राष्ट्रीय औसत है, लगभग 24% का, उससे काफी कम है। लेकिन इसको देखते हुए ये स्पष्ट है कि आपके पास बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी आपको रक्षा करनी है। इस क्षेत्र में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, मैं उसकी तरफ कुछ अपने दृष्टिकोण से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जब भी वन विभाग की बात आती है तो सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट 1980 सामने आता है। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि फॉरेस्ट एक्ट 1927 से प्रारंभ हो गई। एक संरक्षित क्षेत्र था, फॉरेस्ट एरिया था, जिसको संरक्षित करने का दायित्व ब्रिटिश हुकूमत ने आपको सौंपा। उस समय देश की जो आर्थिक स्थिति थी और जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्णतः एक कॉलोनियल अर्थव्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो प्रगति हुई और जो उसके तमाम ऐसे फॉलआउट्स हुए, वो आज हम उस स्थिति पर आ गए हैं कि इस कानपुर शहर को भारतवर्ष की कभी नंबर 1 पे तो कभी 8वें सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। यही सबसे बड़ी चुनौती आगामी आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में है कि जहां एक तरफ डेवलपमेंट के मानक हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी प्रकृति को, अपनी वन संपदा को, अपने एनवायरनमेंट को संरक्षित रखने की, उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं, जो ऐसे देश जहां की अर्थव्यवस्था इस दौर से आगे बढ़ चुकी है, वहां पर भी प्रदूषण की यही स्थिति है। मुझे याद है, मैं एक बार डेनमार्क गया हुआ, वहां के जो कंजर्वेटर थे उनके द्वारा ये बताया गया कि एक समय ऐसा था कि जो उनके यहाँ की नदियां वो इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि उसके जो जीव जंतु, मछली थी, वो स्वतः ही मरने लगी और पानी जो है पूरी तरह विषाक्त हो गया। और ये सन 2010 या 11 का वाकया है। बोले आज की स्थिति ये है
कि आप ऐसे करके आचमन कीजिए और पानी को पी सकते हैं। तो क्या ये आवश्यक है कि हम दूसरे की गलतियों से ना सीख के खुद भी उसी प्रोसेस से गुजरे, खुद भी वो सारी गलतियां जो विश्व की लेबोरेटरी में कहीं ना कहीं जिनका टेस्ट हो चुका है, जिसके दूरगामी परिणाम मानव जाति में कहीं ना कहीं परिलक्षित हुए, लोगों ने भोगे, क्या आवश्यक है कि हम फिर उसी प्रोसेस से दोबारा गुजरें? इसमें ये आवश्यक है कि हम समय रहते हुए अपनी जीवन शैली को, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अभी से इस तरह से मोल्ड करें, ट्विस्ट करें कि हमको वो सारे परिणाम ना झेलने पड़े जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय यूरोप ने या कुछ हद तक अमेरिका में लोगों ने झेले। इसी में आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन था चिड़ियाघर, जहां लोगों में जीव जंतुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए जगह जगह चिड़ियाघर बनाए गए। लेकिन आज पूरे विश्व में इसके प्रति सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया कि नेचुरल एनवायरनमेंट से, नेचुरल हैबिटेट से किसी भी जीव जंतु को उठाकर एक बंद पिंजड़े में रख देना या एक ऐसी कंस्ट्रक्टेड स्पेस में लाकर रख देना, क्या ये उचित है? ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जहां अफ्रीका के जंगलों से शेरों को अमेरिका ले जाएंगे और वो कुछ दिनों बाद वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस सोच में जो परिवर्तन आया है कि नेचुरल हैबिटेट से निकालकर एक छोटे से, एक सीमित स्थान में रखना, क्या ये मॉरली और एथिकली करेक्ट है? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास, जैसा हम मानते हैं कि हमारे पास बुद्धि अधिक है, सोचने की शक्ति अधिक है, तो क्या वो निरीह जानवर, क्या वो निरीह प्राणी जिसमें स्वयं अपनी सोचने की उतनी विकसित क्षमता नहीं है, तो क्या उसके लिए हम निर्णय केवल अपने हिसाब से लेते हैं? अभी लखनऊ जू में शायद एक एनिमल एडॉप्शन का प्लान शुरू किया गया है। शायद इसी प्रकार का कुछ कानपुर में भी करने की आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो मैं ये आग्रह करूंगा आपसे कि जानवरों के प्रति जो जागरूकता है और जो सोच है, उसमें जन सहभागिता कैसी हो, इसके प्रति आप जरूर कोई ना कोई एक अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें। जहां तक पुलिस के साथ आपके संबंध की बात है, मुझे पूरा यकीन है कि सभी स्तर पे आप सभी को पुलिस से पर्याप्त कोऑर्डिनेशन मिलता है, पूर्ण सहयोग मिलता है। और ये मैंने अपने सभी एसएसपी और एसपी को भी डायरेक्ट किया हुआ है कि अगर संभव हो तो प्रति माह, नहीं तो प्रति 3 माह पे अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर लें और तमाम ऐसी समस्या जहाँ पे जैसे अवैध कटान की है या तस्करी की है, इलावा में बहुत कछुओं की तस्करी के मामले प्रकाश में आए जहाँ पे बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई, या इस तरह की कोई समस्याएं हैं जहाँ पर आपको जनपदीय पुलिस का सहयोग की इच्छा है, तो ये प्रतिमाह होने वाली बैठक में आप इसको उठा सकते हैं। मैं अत्यंत आभारी हूँ श्री ओपी सिंह जी का कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और खाकी के ही रंग से पुनः रूबरू किया। एक
बात का आज मेरा और मन में विचार था ऑन अ लाइटर नोट कि पुलिस में कोई इस तरह की बौद्धिकी और जहां विचारों का प्रभाव होता था, मुझे लगता था कि इस खाकी में कुछ ऐसा है कि जहां बौद्धिकी और विचारों का आदान प्रदान होता है तो निंद्रा पुलिस में स्वयं ही आ जाती है। पर आज यहाँ आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे लगा कि ये केवल पुलिस में ही नहीं, इस खाकी के रंग में कुछ ऐसा है। हम सभी एक ही सी वर्दी पहनते और हम सभी की एक ही सी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम इस पृथ्वी पर अपने कार्य क्षेत्र में जीव जंतुओं की रक्षा करें। मैं आप सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं और अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रधानमंत्री संरक्षक